तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं आपदा प्रबंधन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपदा की परिभाषा या फिर डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए आपदा यानी कि डिजास्टर। इसकी देखिए डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति यानी कि इंजुरी, परिस्थिति की तितर बितर यानी कि डिस्पर्सन, जनजीवन का हास्य या स्वास्थ्य बिगाड़ने का एक बड़े पैमाने का कारण बने, आपदा कहलाती है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, यानी कि ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति मीन्स इंजरी, परिस्थिति की तितर बितर यानी डिस्पर्शन, जन जीवन का हास्य या स्वास्थ्य बिगाड़े एक बड़े पैमाने पर आपदा कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए इसके हम लोग कुछ प्रकार को लेकर चलते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ आपदा, यानी कि जो आपदा के जो प्रकार हैं। तो इसके प्रकार देखिए कुछ हमने निम्नलिखित प्रकार इसके हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? इसमें देखिए एक पॉइंट है भूकंप। अब भूकंप को कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें लिखना कैसे है, हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपदा के अंदर भूकंप भी जिम्मेदार है। जिस एरिया में भूकंप आता है या जिस सोसाइटी में भूकंप आता है, वहां पर भूचाल की स्थिति के कारण वहां पर जो उथल पुथल होती है, जो क्षति होती है, इंजरी होती है, वो भी आपदा के अंतर्गत आती है। क्यों? इससे मानव जीवन का एक पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं उसके दैनिक जीवन में जो उथल पुथल होती है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। एग्जाम्पल की बात करें तो बिल्डिंग्स का गिर जाना, ऐसी चीजें ये भूकंप के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 है चक्रवात। चक्रवात क्या है आपको पता ही है, ये पानी बहाव, सुनामी, ऐसी चीजें जो है चक्रवात के अंतर्गत आती हैं, जो आपका आपदा के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए बाढ़, नंबर हमारा 3 है पॉइंट। बाढ़ के लिए आपदा देखिए कैसे जिम्मेदार है कि जो हमारी नदियों का पानी होता है या फिर बारिश का पानी है, जिससे एरिया के अंदर बाढ़ आती है, और इससे जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसके जीवन में क्या होता है कि ये उथल पुथल मचती है। उसका जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं दुख में हो जाता है, कुछ चीजें उससे छीन जाती हैं। तो बाढ़ भी कहीं ना कहीं आपदा को लेकर जिम्मेदारी यहाँ पर लेता है। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर समुद्री तूफान या फिर ज्वार भाटी तरंगे। तो समुद्री तूफान भी, जो वहां पर किनारे रह रहे लोग होते हैं वहां पर, तो समुद्री तूफान भी कहीं ना कहीं आपदा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये मनुष्य की दैनिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। उसी प्रकार से आपका भूस्खलन है और ज्वालामुखीय विस्फोट है, इसमें भी आप टॉपिक लिख सकते हैं कि किस तरह से जो ज्वालामुखीय विस्फोटन है ये भी आपदा के लिए जिम्मेदार माना गया है। उसके बाद देखिए सूखा या फिर अकाल पड़ना। सूखा या फिर अकाल पड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए जो मनुष्य है हमारा, हमें इसी को लेकर चलना है। हमारे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं, सभी को यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल है तो जीवन है। और आदमी का जो ज्यादातर डिपेंड रहता है वह आपका प्राकृतिक चीजों पे ज्यादा डिपेंड है। क्लियर? आज के डेट की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीजों से ही आदमी का जीवन अपन यहाँ पर चलता है। तो सूखे की स्थिति को अगर बात करें तो देखिए अगर बारिश ना पड़े तो किसान की जो समस्याएं हैं, ठीक है, लगातार बारिश अगर ना पड़े तो जो किसान है वह खेती नहीं कर पाएगा, एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। क्लियर? तो ये भी आप कह सकते हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। अब कहने का मतलब क्या है आपदा का मतलब कि, तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपदा का मतलब क्या है। मतलब कहीं ना कहीं जो मानवीय जीवन है ये कहीं ना कहीं खतरे के अंदर पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक चीजों से पड़े, चाहे वह आपका आर्टिफिशियल चीजों से पड़े, या फिर खुद के दैनिक जीवन से पड़े। तो ये भी आप कह सकते हैं आपदा प्रबंधक की कोटि के अंतर्गत आता है। क्लियर? उसके बाद देखिए नंबर 10 महामारी। महामारी का मतलब क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम्स की बात करें महामारी, तो कोविड-19 को अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है? तो देखिए जो हमारा कोविड-19 है, ये देखिए ये भी आप इसको कह सकते हैं कि ये एक महामारी है। क्लियर? हालांकि वायरस है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना रोल अदा कर रहा है इस महामारी के रूप में। जैसे कि आपने देखा शुरुआती दिनों में एक लॉकडाउन था और लोगों को कितनी दिक्कत हुई, उनको दैनिक जीवन को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके हर एक चीजों को लेकर यहाँ पर दिक्कत हुई। तो महामारी के अंदर जरूरी नहीं कोविड-19 हो, फ्लूज वगैरह, कोई भी महामारी टोटल हो सकती है
तो ये एक एग्जाम्पल था कोविड-19 के एग्जाम्पल्स को लेकर। तो अब आपको यहाँ से टॉपिक क्लियर होता चला जा रहा है। उसके बाद देखिए बात करते हैं प्रचंड तथा आंधी तूफान। अब आंधी तूफान यहाँ पर अपना क्या रोल अदा करता है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए आपदा प्रबंधन के अंदर बात करें, आंधी काफी बड़े पैमाने पर जब ये तूफान वगैरह आते हैं तो जो हमारे छोटे छोटे घर होते हैं, घास भूसे के घर जो बने होते हैं, उन पर ये सबसे बड़ी क्षति करता है। क्योंकि इतने कभी कभी अगर आंधी तूफान एक अच्छे लेवल का हो तो ये आपके पक्के घरों को भी गिराने में हो सकता है। तो आंधी तूफान भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भी आपका आपदा प्रबंधन की कोटि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अग्नि है, आपका फायर्स वगैरह, जो जंगल्स की आग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बात करें तो देखिए जो वहाँ के जंगलों में ऐसे ही आग लग जाती है, तो अग्नि भी आपका आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को लेकर चल रहे हैं। आग, पानी, जल, ये सारी देखिए चीजें हैं। हालांकि पानी और वाटर एक ही चीज है, तो माफ कीजिएगा इसके लिए। उसके बाद देखिए तुषार तूफान। तूफान को आपको पता ही है। तूफान को अगर ऐसे बात करें तो जहाज वगैरह है, हमारी जो वायुसेना है वो इसका देखिए काफी सामना करती है। तो तूफान भी आपका आपदा प्रबंधन की कोटि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो आपसे अगर एक छोटी सी डेफिनेशन कही जाए कि बताइए भाई डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, तो आप लोग ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग बनाकर अगर आप कर देते हैं तो ये आपका लिए काफी अच्छा हो जाता है और आपको ठीक ठाक मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टॉपिक नंबर सेकंड है, वो है कि प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदा। यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और जो मानव जनित आपदाएं होती हैं, इनके बीच हमें जो एक डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखना है और आपदा की उत्पत्ति तथा उसके कारण तथा उसकी जोखिम को हमें देखना है। तो इसको देखिए आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, ग्राफिकल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। बात करते हैं कि संकट की उत्पत्ति के कारण के आधार पर। पहली चीज हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। पहला पॉइंट है कि संकट की उत्पत्ति के कारण के आधार पर देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? पहला कौन सा भाग है? पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है आपका मानव जनित आपदाएं। आपको लिखना कैसा है? तो पहले टॉपिक्स में आप लिखिए प्राकृतिक आपदाएं और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स जो पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा और लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए सूखा या फिर अकाल पड़ना। सूखा या फिर अकाल पड़ने का क्या कारण है कि बारिश ना पड़ना प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। ये देखिए हम लोग ज्यादा देर तक जिन इलाकों में पानी की फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोसेस को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादातर जो एरियाज हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता है, तो वो सारी चीजें बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश टाइम पे नहीं होगी तो लगातार अगर बारिश ना पड़े तो कहीं ना कहीं सूखा या फिर अकाल पड़ना फिक्स है और ये आपका प्रकृति के अंतर्गत आता है। वही टॉपिक्स हैं, वही कुछ चीजें हैं। उसके बाद भूकंप। भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर रिलेट करते हैं चीजों को। क्लियर? तो देखिए भूकंप का आ जाना और बड़ी बड़ी इमारतों का गिर जाना, छोटे छोटे यहाँ पर जो एरियाज है उसमें ऐसी कुछ एक्टिविटी, हलचल मचना जिससे कि एक भारी मात्रा में नुकसान हो, भूकंप के अंतर्गत आता है। चक्रवात तथा आंधी तूफान भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पानी का एक बौछार और आंधी तूफान लगातार ये कंटिन्यूसली होना मानव जीवन पर प्रभाव डालती है, प्रकृति के अंतर्गत आती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसके अंदर चौथा पॉइंट है भूसंकलन है, बादल का विस्फोट होना। बादल का विस्फोट होना भी इसी के अंतर्गत आता है और तड़ित विस्फोटन यानी कि बिजली गिरना। तो देखिए बिजली गिरना भी आपका प्रकृति की ही एक देन है और ये देखिए कहीं माना जाता है कि ये काली चीजों पर ज्यादा गिरती है, ऐसा माना जाता है। शायद गिरती है, नहीं गिरती है, जो भी है, तो बिजली भी आपका गिरना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है? समुद्री तूफान और वातावरणीय आपदाएं। वातावरणीय आपदाएं का मतलब क्या है कि बेमौसम बरसात जिसे कहते हैं, और ये यहाँ पर बेमौसम बरसात हो गया, अचानक से ओले पड़ जाना या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके लिए नुकसानदायक हो, वातावरणीय इफेक्ट के अंतर्गत आती है। क्लियर है? जो आपका पर्यावरण को लेकर होती है, तो एनवायरमेंट के अंदर ऐसी चीजें डिस्कस करती हैं। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 2 है मानव जनित आपदाएं। तो टॉपिक के अंदर जो हेडिंग है मानव जनित का मतलब क्या है? मनुष्य खुद ही इसके अंदर फंस जाता है। तो इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। हेडिंग नंबर 2 यहाँ पर आप लोग डाल लेंगे मानव जनित आपदाएं। क्लियर? देखिए छोटी सी डेफिनेशन है मानव जनित आपदाएं, यानी कि जो ये आपदाएं हैं ये आती कैसे हैं।
तो ये देखिए मनुष्य की गलतियों या उसकी मूर्खता के कारण वह उत्पन्न होती है। कौन सी? मानव जनित आपदाएं। देखिए इसको हम लोग तीन तरह से समझेंगे। देखिए इसको तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। एक आपका जो टॉपिक है ये है, पहला है आकस्मिक आपदाएं, उसके बाद दूसरा है आपका छली आपदाएं, और उसके बाद तीसरा है संग्राम या फिर गृह युद्ध जनित आपदाएं। इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझेंगे और लेक्चर के माध्यम से आप अपनी थ्योरी को क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग कर रहे हैं मानव जनित आपदाएं, कि ये आपदाएं मनुष्य की गलतियों तथा उसकी मूर्खता की वजह से उत्पन्न होती हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, यानी कि आकस्मिक आपदाएं क्या होती है। क्लियर? देखिए इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपदाएं कैसी हैं। देखिए आपने सुना होगा एक टॉपिक्स इसके अंदर आएगा, हालांकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आधे या 2 घंटे बाद उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉपिक है भोपाल गैस त्रिशदी। तो ये आपने सुना ही होगा, ये एक आपका आकस्मिक आपदा के अंतर्गत आता है। देखिए स्टोरी काफी अच्छी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग पहले इसके लिए मोटा मोटा यहाँ पर जान लीजिए। तो आकस्मिक आपदा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भोपाल गैस सदी क्या है। देखिए भोपाल गैस त्रिशदी है, ये एक भारत के अंदर एक घटना है जो आपका भोपाल के अंतर्गत हुई थी। देखिए बात है 3 दिसंबर 1984 की। भोपाल के अंदर एक गैस कांड होता है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये वर्क होता था। वहां पर क्या था कि जो एक फैक्ट्री के अंदर गैस लीक हो गई थी। कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण 3000 लोग वहां पर इसके प्रभावित हो गए थे इस चीज से। तो ये आपको टॉपिक अभी आपको मैं और अच्छे से डीपली समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका भी एक खुद का एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग केस स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी यहाँ पर ये जानना है कि जो आपका भोपाल गैस कांड था, उस गैस कांड के अंदर क्या हुआ था। जो घटना थी 3 दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण ये घटना घटी, जिसे हम लोग भोपाल गैस त्रिशदी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग जब इसको अच्छे से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छली आपदाएं आती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए अगला है हमारा यहाँ पर छली आपदाएं। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसके अंदर है इनसाइडर्स रेडिएशन एक्सपोजर। देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ मोटा मोटा पॉइंट। जो भी आपकी जो फैक्ट्रीज हैं जो रासायनिक जो चीजें तैयार करती हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि जैसे कि आपका नाभिकीय हथियार उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री, या फिर रिसर्च लैबोरेटरी, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये जो ऐसी चीजें बनाती हैं जो विषैले पदार्थों द्वारा गन्स फैक्ट्री, बम बारूद या ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, और उसके बाद यूज करने के बाद उसमें जो वाटर्स होता है उसको ऐसे समुद्र में छोड़ देना, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे नुकसान हमें कर रही हैं। वही चीजें हम लोग समुद्र के माध्यम से जो पानी हमारा जाता है और फिर उसे जो उसका यूज कर लेना उसको करके, तो थोड़ा बहुत ये भी कहीं ना कहीं छली आपदाओं के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको देखिए न्यूक्लियर के यहाँ से हिसाब से समझ में आ ही रहा होगा कि जो हमारा कार्बनिक हथियार होते हैं, हमारे नाभिकीय हथियार होते हैं, और लाइब्रेटरी, रिसर्च लाइब्रेटरी होती है, वहाँ पर जो चीज़ें यूज की जाती हैं, यूज करने के बाद उसे ऐसे फेंक दिया जाता है, और वो फेंकने के बाद जो समुद्र या फिर पानी के माध्यम से नदियों में, समुद्र में चला जाता है, और वो भी उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से देख लेने हैं। क्लियर? और बात करें तो इस जो है आपदा का एक बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, और हरित गृह प्रभाव तथा जीवाश्म ईंधन के दहन और उष्मा चलित जो हमारी गैसें होती हैं जो वायुमंडल को अवमुक्त करने की वजह से उत्पन्न करती हैं, तो ये भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो चलिए तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं कि संग्राम तथा गृह युद्ध जनित आपदाएं। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसके अंदर आपको क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए इसके अंदर आपकी बात करें तो ये जो आपदा है ये आधुनिकतम का उदाहरण हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो इसमें एक केस स्टडी है, देखिए न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में विश्व ट्रेड सेंटर के दोहरे भवन पर होने वाला जो आक्रमण यानी कि जो अटैक था, इसके अंदर 6000 लोग मारे गए थे तथा हजारों लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। तो देखिए इस केस स्टडी को रखने का मतलब ये है ताकि यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ सके कि आखिर वजह क्या थी। क्लियर? तो वजह ये देखिए कि संग्राम युद्ध का मतलब क्या है कि जो आपस में युद्ध लड़े जाते हैं उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं, जो हथियार से यूज किए जाते हैं, वो इस थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? जिसे हम लोग संग्राम तथा गृह युद्ध जनित आपदाएं कहते हैं। क्लियर है? तो इस केस स्टडी में आप लोग और भी एग्जांपल्स देकर इसको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका यही हो, आप लोग यहाँ पर जो भी आपके नज़र में हो, आप में जो छोटे मोटे बड़े बड़े युद्ध होते हैं उसके अंदर जो भी, जैसे कि सपोज करें कि जापान का हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था वो भी इसके अंतर्गत माना जा सकता है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक ही केस स्टडी को रखें यहाँ पर, जरूरी नहीं है, हम ऐसे और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ से जो याद कर सकते हैं कि जो गृह संग्राम युद्ध का मतलब क्या था, वो सिर्फ यही था कि जो यहाँ पर अटैक्स वगैरह होते थे जिसमें लोगों की जानें जाती हैं और कुछ लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं, तो ये भी आपका आपदा संग्राम के अंतर्गत आता है। तो क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।